अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले कराची की बात करेंगे। यहां गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे। इसी पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब, इनको मस्मार करने के लिए इंतजामिया हरकत में आई। यहां भारी मशीनरी पहुंचाई गई और फिर इस सब के साथ माहौल खराब होता चला गया। हाँ, इस भारी मशीनरी को देखकर दुकानदारों, क्लब मेंबरान और मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, मुतादिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है कि अदालती अहकामात पर ऑपरेशन हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइए अलादीन पार्क के अतराफ अब क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? फवाद, ये लोहा मेरे हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने कोई लोहे सरिये का काम कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएंगे। ये वो लोहा है जो ये पिलर टूटने की सूरत में यहाँ से निकला है और ये कार्रवाई शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आपको यहाँ पर बाहर की जो दीवारें और आराइशी जो मेहराबें थी उसका मलबा नज़र आ रहा होगा। और सबसे अहम बात यह कि अलादीन पार्क की इस दुकानों के साथ साथ जो पवेलियन एंड क्लब है वहाँ पर भी इंसदाद तजावुज़ात का अमला पहुँच चुका है। कार्रवाई वहाँ भी शुरू की जा चुकी है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ दुकानदारों को इजाज़त दी गई इस बात की कि वो अपना सामान निकाल लें, तो वो अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। और उसके अलावा बशीर सिद्दीकी का ये कि मज़ीद दुकानदारों को भी हम इस बात का टाइम देंगे कि वो अपनी दुकानों से अपना सामान निकालें, क्योंकि ये मोहलत कितनी है दुकानदारों के पास कि वो यहाँ से अपना सामान निकालें? उनको पूरी मोहलत दी जाएगी कि आराम से अपना सामान निकालें, क्योंकि ज़ाहिर है 400 दुकानें हैं और बहुत बड़ी तादाद में इसमें टेक्सटाइल की चीज़ें भी हैं, दीगर आराइशी चीज़ें हैं, करोड़ों रुपए का माल है यहाँ पे। तो बाहर की दीवारें तोड़ी जा रही हैं और दुकानदारों को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी दुकानों से अपना तमाम सामान निकाल लें। उसके बाद उन दुकानों को मिसमार किया जाएगा। खुर्शीद, इसको भी वाज़ेह करें, ये पूरी इमारत जो दिखाई दे रही है, जो हमारी स्क्रीन पर पूरी इमारत दिखाई दे रही है, ये सब टूटेगा, यहाँ मलबा होगा और फिर उसको क्लियर किया जाएगा, ये सारा इलाका तोड़ा जाएगा। ये देखिए, ये पूरी इमारत जो मार्केट है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इसको गिराने का काम शुरू किया जाएगा। और बशीर सिद्दीकी का कहना है कि इस पूरे काम में 1 से 1.5 माह का अर्सा लग सकता है। ये पूरी इमारत जो आपको नज़र आ रही है, ये 1999 में यहाँ पर मार्केटें बनाई गई थी और एक 25 साल की लीज़ दी गई थी, जिसके बाद वो लीज़ की मुद्दत भी ख़त्म हो गई है। और ये एक अलग तवील बहस है कि वो दुकानदार ठीक बिठाए गए थे या गलत बिठाए गए थे, लेकिन यहाँ पर तनाज़ा ये नहीं था। तनाज़ा यहाँ पर सिर्फ इस बात का था कि हमें वो हुक्मनामा दिखाया जाए, जिसके बाद ये मामला गर्मा गर्मी तक गया और उसके बाद धीगा मुश्ती तक ये नौबत आई। लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हैवी मशीनरीज अपना काम कर रही हैं। पवेलियन एंड क्लब की जानिब भी ये काम किया जा रहा है। इसको भी बता दीजिए हमें, 1.5 माह का अरसा इस इमारत को तोड़ने से लेके मलबा हटाने तक, ये दोनों मराहिल इसमें आते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट को वो कल यकीनन ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमें काम करता हुआ दिखाएं और इस काम को करें, या जहाँ भी कब्जा है या जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें। तो उस तनाजुर में अब ये काम शुरू हुआ है। कम से कम वो पहली रिपोर्ट ये पेश कर सकते हैं कि हमने अपना ये काम शुरू कर दिया है। इसी तरह वो पवेलियन एंड क्लब में भी जो तोड़फोड़ होगी, जो इब्तदाई कार्रवाई होगी, उसको भी बतौर सबूत कल अदालत में पेश करेंगे, ताकि अदालत को मुतमईन किया जा सके कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद शुरू किया जा चुका है। अदालत के इल्म में भी ये बात मौजूद है कि इतनी बड़ी तामीरात को 1 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में मिसमार नहीं किया जा सकता, उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए अदालत ने कहा था कि जाएँ और करके दिखाएँ, काम करके दिखाएँ। तो अब वो काम शुरू किया है। इस काम में यकीनन वक्त लगेगा, जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले महमूदाबाद नाले पर, औरंगी नाले पर, गुजर नाले पर टाइम लगा। इसी तरह इस पूरे काम में भी टाइम लगेगा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी यहाँ कार्रवाई हुई थी, एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, उसको तोड़ने में भी कई हफ्तों का काम था जो किया गया और अभी वहाँ पे कुछ काम बाकी है। तो ज़ाहिर है ये काम करने में वक्त लगेगा और ये जो एस्टिमेटेड टाइम है ये बशीर सिद्दीकी साहब ने दिया था, लेकिन इसमें चंद दिन ऊपर और नीचे हो सकते हैं। लेकिन ये काम एक बड़ा काम है। ज़ाहिर है कि 1999 की तामीरात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। 52.5 एकड़ रकबे पर ये पूरा अलादीन पार्क है, जिस पर ये 5% के रकबे के ऊपर ये बनाया गया था। पवेलियन एंड क्लब जो है वो 4 एकड़ रकबे पर था, उसकी तामीरात टूटने में ज़ाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। और लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ सामने आ गई है कि काम शुरू किया है, कम अज़ कम शुरू किया है, हरकत में आई है। अब खुर्शीद आलम ये बताइए, एकड़ों पे फैली हुई ज़मीन है,
यहाँ करोड़ों का सामान रखा है, साथ ही उसके पवेलियन एंड क्लब भी मौजूद है। अब अगर ये इस्तफसार किया जा रहा था दुकानदारों की तरफ से या क्लब के हुक्काम की तरफ से कि हमको वो पेपर दिखाइए, इजाज़तनामा दिखाइए, आपकी इन लोगों से बात हुई? इसमें इनको सहूलत कैसे मिल सकती है? अगर अहकामात अदालत के वाजे हैं कि इसको तोड़ा जाए तो फिर तोड़ा जाएगा, इसमें वो कानूनी राहें नहीं तलाश कर सकते। वो इस बारे में कहते क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है किरण कि इनको अब किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। क्या आया कि कोई कानूनी राह इनके लिए निकल सकती है या नहीं निकल सकती? कोशिश करेंगे कि खुर्शीद आलम की जानिब दोबारा जाएं और उनसे ये अहम सवाल पूछें। लेकिन अभी जो अलादीन पार्क पर गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, भारी मशीनरी भी यहाँ पर पहुँची है और इसके साथ साथ तकरीबन 1 से 1.5 माह का अरसा लग सकता है इस तमाम तर तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए। और फिर यहाँ पर जो मलबा होगा उसको उठाया जाएगा और फिर यकीनन अलादीन पार्क के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसके हवाले से आगे चला जाएगा। ये पार्क और इसके पास में क्लब है, लेकिन जैसे खुर्शीद आलम ने भी कहा कि हमारे पास ऐसी अनगिनत मिसालें हैं कि जहां पर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन या तो तोड़ फोड़, वो ऑपरेशन रुक गया, या फिर मलबा जूं का तू पड़ा। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के अलादीन पार्क और कश्मीर रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमिश्नर कराची समेत इंतजामिया को तमाम तामीरात गिराकर कल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची की इंतजामिया के पास राशिद मिनास रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने में पसोपेश से काम लेने और हीले बहाने बनाने की मोहलत खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तहरीरी हुक्म जारी करके बुध 16 जून को रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा है कि पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग मॉल बनाकर अलादीन पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया है जो गैर कानूनी है। पवेलियन एंड क्लब में भारी फीसों के एवज मेंबरशिप देकर पैसा कमाया जा रहा है। अलादीन पार्क में शॉपिंग मॉल बनाकर भी गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां की जा रही हैं। अलादीन पार्क को असल शक्ल में बहाल करने के लिए तमाम तामीरात फौरी तौर पर गिराई जाएं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इस हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पुलिस के साथ रेंजर्स भी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करे। अदालत उज़्मा ने कश्मीर रोड पर खेल के मैदान और पार्क में कैदी ऑफिसर्स क्लब को भी गिराने का हुक्म भी जारी किया है। अदालत ने कहा है कि केएमसी प्ले ग्राउंड से तमाम पुख्ता तामीरात गिराकर क्लियर किया जाए, मैदान में पौधे लगाए जाएं और काम मुकम्मिल कर बुध 16 जून को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने कहा इस काम में रुकावट डालने वालों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वुर करके इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इरफानुल हक, समा, कराची। और सिंध का 14 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे और कम से कम उजरत 25,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तालीम के शोबे पर 240 अरब और सेहत के लिए 172 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। बल्दियात के लिए 119 अरब और अमन व अमान पर 115 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। 47 शोबों के लिए नई तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं। जनाब, कुछ देर पहले तक भी सिंध असेंबली में खासा अंधेरा था, खासी खामोशी थी, लेकिन लोगों ने आना शुरू कर दिया है। पीटीआई अरकान सिंध असेंबली का बजट सेशन में पहुंचने का अनोखा अंदाज। हलीम आदिल शेख, सईद आफरीदी, राजा अजहर बस में सवार होकर असेंबली पहुंचे। मजीद बात होगी समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, बजट सेशन में जाना है लेकिन वहां जाकर बेबस नहीं दिखना, इसीलिए बस का इंतखाब किया उन्होंने। जमजम हमारे साथ है। जमजम, ये फुटेज, ये मनाजिर, ये वीडियो तो हम देख रहे हैं, इस खबर की तफसील भी बताएं। चलिए जी, जब जमजम से बात हो सकेगी तब बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। पीटीआई अरकान किस तरह से बजट सेशन को अटेंड करेंगे, अंदर जाकर वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले ही यहाँ पर लोकल बस में पहुंचे हैं। आम शहरी को शायद इतनी गुंजाइश ना मिलती हो बस में, कभी खाली जाते दूर से देखा हो, भरी भी होती है बसें, इन्हें खाली बस मिल गई। जमजम जी बिल्कुल, ये पीटीआई के अरकान असेंबली है जिन्हें आप देख रही हैं कि बजट सेशन में पहुंचने के लिए उन्होंने एक अनोखा अंदाज अपनाया है, जिसमें अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख, सईद आफरीदी हैं अरकान असेंबली में, राजा अजहर बस में सवार होकर असेंबली पहुंचे हैं। और बस में सवार होने का जब हमने मकसद पूछा तो उनका यही कहना था कि 13 साल में सफरी सहूलियात जो है वो कितनी दी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। हम ये अवाम को दिखाना चाहते हैं कि अवाम को एक बस भी आज तक फराहम नहीं की गई। बड़ी बड़ी बातें हुकूमत की जानिब से
की जाती हैं, लेकिन आज तक बसों का हाल जो है वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, खस्ता हाल। तो कराची के शहरियों का ये दुख, इसी के ऊपर वो एहतजाज भी करना चाहते हैं, इसी को रजिस्टर कराना चाहते थे। जमजम, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने सूबे में कम लागत रिहायशी मनसूबा बनाने का फैसला कर लिया है। सिंध भर में 1.5 लाख रिहायशी मकानात तामीर किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट दस्तावेज़ के मुताबिक दीगर अजला में 120 गज के प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। तो जो अजला हैं उनमें सखर का नाम लिया जा रहा है, खैरपुर और दीगर अजला की बात की जा रही है। तो अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक रिहायशी मनसूबा, कम लागत रिहायशी मनसूबा बनाने का फ़ैसला किया है और ऐसे में सिंध भर में 1.5 लाख रिहायशी मकानात तामीर किए जाएंगे। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि कितनी रकम मुख्तस की गई है इस मनसूबे के लिए और कब तक ये मुकम्मल होगा, आवाम को कब तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा? तकरीबन 9 अरब से ज्यादा रुपए की रकम मुख्तस की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। पीपल्स टाउनशिप स्कीम के तहत 120 गज के प्लाट जो हैं उनकी स्कीम शुरू की जा रही है। कराची, सखर, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर अजला में 120 गज के प्लाट जो हैं वो शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। पीपल्स टाउनशिप स्कीम के तहत तमाम बुनियादी सहूलतें इस स्कीम में फराहम की जाएंगी। मंसूबे की मजमूई लागत 9 अरब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान हालिया बजट पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बायस स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी कर दिया गया। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। इस तरह ना करें। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवालियों की तरक्की है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बाइस स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नज़र को सुना जाए प्लीज। गुर्बत, बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफलिसी में झुल गए हैं। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए। अपोजिशन लीडर की हिमायत में बिलावल भुट्टो सामने आए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया। हुकूमत ने ये कोशिश किया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो तकरीर है, जो रिस्पांस है इस बजट पे, वो आवाम के सामने पेश ना हो, आवाम के सामने हकायक ना दिखाया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कानून साजी है इस ज़मन में, वो अब कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट को भिजवा दिया गया है और नादरा के ऑडिट सिस्टम के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और उसके बाद हमारा उसके साथ साथ जो हम मामला चला रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो ई वोटिंग का सिस्टम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम 100% अपना लाजमी जुज़ तस्वुर करते हैं पाकिस्तान के सियासी सिस्टम का और हम समझते हैं कि उनको ये हक लाजमी तौर के ऊपर दिया जाना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल के क्या इल्म होगा। तो मैं तो हैरान हूँ कि जिनकी सारी लीडरशिप लंदन बैठी हुई है, जिनकी प्रॉपर्टीज सारी वहाँ पे हैं, नवाज शरीफ आप सिर्फ उनकी फैमिली का टैक्स उठा के देख लें कि वो पाकिस्तान में कितना टैक्स देते हैं और वो लंदन में कितना टैक्स देते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको अब हम नून लीग कहते हैं, ये सारे कुछ पाकिस्तान से लेके बाहर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के साथ किया और मुगल बादशाहों के साथ किया, वही कुछ जो नून लीग और उनकी लीडरशिप है उन्होंने इसको इस सदी में आकर रिपीट किया। ये सिर्फ ये था कि ये देसी विलायती थे, वो मुकम्मल विलायती थे और तो कोई फ़र्क नहीं था। सो उन्होंने आकर के जो जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफ़र किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। यहाँ पे आए, पैसा लूटा और बाहर ट्रांसफ़र किया और अब वहाँ पे पोलो मैच देख रहे हैं। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले
अब माशाल्लाह वहाँ पे जो है सारे पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है। वो वहाँ पे अब जो बंदा भी जिसको पोलो की समझ है उसको पता है कि लंदन के अंदर पोलो पोनी रखना कितना महंगा काम है और वहाँ पर जो घोड़े रख के और वहाँ पे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। अब इसको हम बेशर्मी ना कहें तो और क्या कहें कि यहाँ से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हाँ और उधर जाके आप वहाँ पे आप पोलो मैच देख रहे हैं और पूरी कौम जो है इसके ऊपर अफसुर्दा है। और हमें सच्ची बात यह है कि अदालतों का एहतराम है, लेकिन जिस तरीके से ये नवाज शरीफ को बग़ैर गारंटी के बाहर गए उसके ऊपर लोगों को दुख भी है और एक पिंच भी है कि ये वहाँ जाके अयाशी कर रहे हैं और हमें यहाँ पे जो है वो ये जब यहाँ पे आना होता है कह देते हैं बड़े आराम से कि हम पे तो पाकिस्तानी कवानीन ही अप्लाई नहीं करते और ये चमचे कड़चे पीछे जो एहसन इकबाल वगैरह यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो यहाँ पे उनको डिफेंड करते फिर रहे हैं। बहरहाल जी उस इंशाअल्लाह ताला आज शहबाज शरीफ साहब को भी FIR ने 4 सवालात जो हैं वो भेजे हैं कि 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 2 शुगर मिलों से उसका जवाब दें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखें हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कहा है, हम फिर ये मुतालबा करना चाहते हैं अदलिया से कि शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर सुना जाए। पूरी कौम इसको एक मजाक के तौर पे ले रही है अकाउंटेबिलिटी को और हमें समझ नहीं आ रहा, केसेस बनते हैं वहाँ पे जाते हैं उसके बाद उनकी 6-6 महीने तारीखें नहीं डलती। इस पे पूरी कौम का वज़ीर आज़म साहब का हमारा बड़ा कंसर्न है और मेरी ये दरख्वास्त होगी अदलिया से कि ये जो 2-4 बड़े जो केसेस हैं जिससे ज़्यादा एक आवाम जुड़ी हुई है और नतीजा देखना चाहती है उनको आप डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाएं। ये जब आप आते हैं फिर उसके बाद महीना तारीख पड़ जाती है, पिछला भूल ही जाते हैं लोग। आप डे टू डे चलाएं, लोग जाएं वहाँ पे रिपोर्टर्स देखें और ये फैसला भी कर सकें कि ये केसेस जो हैं ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के ऊपर किए गए हैं, ये जेन्युइन एविडेंस है। आप सारे लोग रिपोर्टर्स यहाँ पे और हमारे लाहौर के दोस्त हैं, हमारे बाकी जो कराची के दोस्त हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप ना हुकूमत की बात सुना करें ना आप अपोजिशन की सुना करें, आप लोग खुद जाएं और एविडेंस एवेल्युएट करें। आप देखें वहाँ पे शहादतें क्या हैं, जो केसेस बने हैं उनके ऊपर क्या है और उसके मुताबिक आप अपना फैसला करें और आपको आसानी भी हो जाएगी उसको फैसला करने में। इसके साथ साथ आज काबीना ने जो एक बड़ा फैसला किया है, देखिए मैं सिंध था परसों, वहाँ पर मैंने जो बात की और जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर सिंध और बाकी जो काबीना थी उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर मुझे लगा कि उनको ज़रा पिंच की है वो बात और उनको लगा है कि उससे तकलीफ़ पहुंची है। वो ये थी कि आप अरबा रुपया जो है वो सेंटर से सूबों को जाता है। अब सवाल ये है कि वो पैसा उसके 2 खर्चे हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंस है, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस है। अब वो डेवलपमेंट एक्सपेंस कहाँ खर्च हो रहा? अब आप देखिए, मैं कराची के जो एक हालात हैं वो तो चूंकि मीडिया वहाँ पे है और कराची में हम रोज़ देखते हैं कि कितने बुरे वहाँ के हालात हैं, वहाँ पे शेयर नहीं मिल रहा, वहाँ पे तमाम ही नुमाइंदे जो हैं वो इसके ऊपर उनका कंसर्न है कि कराची को उसका हक जो है वो नहीं मिलता। लेकिन आप अंदरूनी सिंध के हालात भी देख लें, आप घोटकी को देख लें, आप बदीन को देख लें, आप लाड़काना को देख लें, जिस एक आप समझिए कि एक पूरी जो पैसा जा रहा है वहाँ पर उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो पैसा जाता है उसको दुबई में, कनाडा में, बरतानिया में, फ्रांस में सिस्टमैटिक तरीके से उसकी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है और इसका जानना पाकिस्तान के अवाम का हक है। लिहाजा हमने ये फैसला किया है आज काबीना ने कि कम से कम जो वफाकी पैसा है PSDP का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा। वो मैकेनिज्म वफाक में भी होगा और 4 सूबों में भी होगा और 4 सूबों के जो सूबाई इदारे जो वफाकी पैसे से एक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके ऊपर भी थर्ड पार्टी मैकेनिज्म लगाया जाएगा ताकि हम आवाम को बता सकें कि आखिर ये सारा पैसा जो जा रहा है ये जा किधर रहा है और इसमें एक शफाफियत लाने की जो ज़रूरत है उसको हम जो है वो एड्रेस कर सकें। काबीना ने वॉल्टन एयरपोर्ट के मुकाम के ऊपर एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, आपको पर मालूम है
के बन रहा है। ये जो वॉल्टन लाहौर का एरिया है, जो लोग लाहौर से आशना है उनका इल्म है, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में एक बहुत कदीम एयरपोर्ट था। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इर्द गिर्द आबादी, गुलबर्ग सारा वहाँ पे बन गया, हमारा कजाफी स्टेडियम, वाहदत कॉलोनी, ये तमाम लाहौर के जो प्राइम एरियाज़ हैं, मॉडल टाउन, DHA, ये तमाम उसके अंदर जो थे उस एयरपोर्ट की वजह से वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो नहीं बन पा रही थी। लिहाजा फैसला किया काबीना ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़ाती आप समझिए कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हम लाहौर को की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो एक ट्रूली इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक माहौल दोस्त वज़ीर आज़म है, और उनकी ये कंसर्न है कि हमारे जो शहर हैं वो बग़ैर प्लानिंग के वो फैल रहे और हॉरिजेंटल फैल रहे हैं, चौड़ाई में फैल रहे हैं। ये ज़रूरत हमें इसकी है कि हम उनको वर्टिकल ऊपर करें, जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करें और वर्टिकली ऊपर जाएं। अब इस एयरपोर्ट की वजह से वर्टिकल वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बन पा रही थी, लिहाजा इस एयरपोर्ट को लाहौर से शिफ्ट किया गया, और उसकी अब जो शेयरिंग की गई है वो 42.6% इस प्रॉपर्टी का या इस प्रोजेक्ट का सिविल एविएशन को मिलेगा, और 57.4% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगा। और मज़कूरा ज़मीन में से 52 एकड़ सिविल एविएशन की मिल्कियत और 70 एकड़ जो है वो हुकूमत पंजाब की मिल्कियत है। तो इसी हिसाब से ये जो एक डिवीजन है वो की गई है, और इसका लेकिन फ़ायदा असल बड़ा ये होगा, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ ही रहा है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेगी, लेकिन इससे एक हमारा जो लाहौर का जो आप समझिए कि जो एक दिल है वो पूरा खुल गया है, और अब वहाँ पर एक वर्टिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो बन जाएगी। इसी तरह से काबीना ने हवाई कंपनी AHS एयर इंटरनेशनल के चार्टर क्लास 2 को 17 अगस्त 2016 से रेगुलराइज करने की मंजूरी दी। इस लाइसेंस में मजीद तोसी मुरवजा पॉलिसी के मुताबिक जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो करेगी। काबीना ने अजीज़ निश्तर, साकब हमदानी और कासिफ शाहिद को पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड में बतौर प्राइवेट मेंबर्स तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना ने ब्रिगेडियर नोमान अहमद को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड में बतौर मेंबर प्रोजेक्ट प्लानिंग तैनात किया है। काबीना ने कार्टन होटल कराची की 2.07 एकड़। बाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बड़े फैसलों के बारे में अपडेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ PMLN पर शदीद तनकीद भी उन्होंने की। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत और नैब पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तारीख में पहली बार कौमी असम्बली में हुकूमत ने हुल्लड़बाजी की, स्पीकर अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं, बजट आदाद शुमार का झूठ अवाम के सामने ला कर रहेंगे। वज़ीर आज़म को असम्बली में आकर बजट पर बात करने का चैलेंज भी दे डाला। ये दावा भी किया कि चेयरमैन नैब अपनी मुलाजमत में तोसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 3 मिनट शहबाज साहब ने असेंबली में तकरीर की और आग लग गई हुकूमती बेंचेस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी की है। स्पीकर आज असेंबली के हकूक का कस्टोडियन नहीं है, वो इमरान खान का नौकर है। नौकरी बचानी है तो नौकरी बचाएंगे। बजट के डॉक्यूमेंट में झूठ है, इंशाल्लाह तकरीर हम करेंगे, इस झूठ का पन्ना खोलेंगे, हम हकायक अवाम के सामने रखेंगे, महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत हुल्लड़बाजी करती रहे, जब आप दूसरों को गालियां निकालेंगे फिर आपको गालियों का सामना होगा। चैलेंज करता हूँ वज़ीर आज़म को, आए असेंबली में आके बात करें, एक बात कर दे, इस बजट से महंगाई में कमी होगी। क्या हुकूमत के केस इस चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते? 3 सालों में इस LNG टर्मिनल की वजह से जिसका केस हम पर चल रहा है 234 अरब रुपया मुल्क को फायदा हुआ है। उम्मीद है कि नैब चेयरमैन साहब को रिपोर्ट जाती होगी कि अदालतों में क्या हो रहा है। अगर कोई शर्म है उनके अंदर है तो ये जाली केस खत्म करें। ऑपोजिशन लीडर को तकरीर के लिए मुनासिब माहौल नहीं दे सकता, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लीगी रहनुमाओं से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में कहा कि आपकी मदद नहीं कर सकता, क्या करूं, हुकूमत वाले मेरी भी नहीं सुनते। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी हाथ खड़े कर दिए। जी बिल्कुल फवाद, कल जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं हुई और उसके बाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी नून लीग के MN वो मिले जाके स्पीकर असद कैसर को
और जब बातचीत हुई तो स्पीकर ने कहा कि वो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उन पर तो दबाव है उल्टा के उन्हें कहा जाता है वुज़रा की जानिब से कि अपोजिशन को आप जो हैं वो चुप नहीं कराते जब हुकूमती बेंचेस से कोई तकरीर होती है, और ख़ासतौर पर बजट तकरीर में भी बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई। इसलिए उन्होंने बेबसी का इजहार किया और कहा कि वो आप इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ देर बाद अय्याज सादिक ने फिर टेलीफोन पर रब्ता किया असद कैसर से, और उनको भी यही जवाब दिया गया कि आपने जो भी है वो इसी शोर गुल में ही तकरीर करनी है। अब वो दोनों तरफ से अब इस वक्त बेबस हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। इस पर काफी अपोजिशन लीडर और अपोजिशन वाले काफी गुस्से में हैं कि वो कस्टोडियन है स्पीकर, उनका ये काम है ये करना। तो आज जो तकरीर होगी शहबाज शरीफ की वो शोर गुल में ही होगी, और उनका ये अज़्म है कि वो मुकम्मल करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। तो FIA ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में मियां शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को तमाम तफसीलात साथ लाने की हिदायत की गई है। पेश ना होने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रियाज अहमद इसी बारे में अपडेट करेंगे। रियाज अहमद, पेश तो होना होगा वरना गिरफ्तारी होगी, इस खबर की तफसील बताएं। जी बिल्कुल, FIA की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया मियां शहबाज शरीफ को, उसमें ये वाज़ह तौर पर कहा गया कि वो उन्हें रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल केस में उनको जो है वो तलब किया गया, और 22 जून को उनको हर सूरत पेश होना, अगर वो पेश ना हुए तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन पर इल्ज़ामात हैं, और उन इल्ज़ामात के तहत उनसे 4 सवालात भी किए गए हैं। जो नोटिस उनको भेजा गया उसमें उनसे कहा गया है कि अगर दूसरे ममालिक में जो जायदाद की तफसीलात हैं आपकी और आपके बीवी बच्चों की, उनकी तफसीलात साथ लाएं, और जो आपके रमज़ान शुगर मिल है और अल अरेबिया शुगर मिल है, इनके जो क्लर्क और जो चपड़ासी हैं, इनके अकाउंट से 25 अरब रुपए मुंतकिल हुए शरीफ फैमिली के अकाउंट में, इनकी तफसीलात भी साथ लाएं। और ये भी जो उनको 4 सवालात किए गए उनमें कहा गया है कि अगर इन सवालात के जवाब और तमाम जो तफसीलात हैं वो साथ लेकर आएँ, ताकि जो केस तफ्तीश है इसको आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ये भी इसका हवाला दिया गया कि कोट लखपत जेल में जब आप थे तो IG जेल खाना जात की तवज्जो से आपको जो सवालात भेजे गए थे उनके जवाबात की आपने मोहलत मांगी थी, वो जवाबात भी अभी तक आपने नहीं दिए। बहुत शुक्रिया रियाज। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, बताया कि प्ली बार्गेन नैब अपनी मर्जी से नहीं करता, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। क्या लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन हैं? बाकी आपको हक है कि जो चाहें कानून साजी करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। इन्वेस्टमेंट में नैब किसी किस्म की रुकावट नहीं है। इस वक्त अगर आपके मुल्क की बरामदात बढ़ रही हैं तो सिर्फ नैब की वजह से बढ़ रही है। आप मुझे कोई एक इन्वेस्टर ऐसा बता दें जिसने कहा हो कि जी मैं नैब की वजह से इन्वेस्ट नहीं करता। आज तक मुल्क की तारीख में कब ऐसा हुआ है? 3.5 साल की रिकवरी है, वो 533 अरब रुपए है। आप किसी अदारे को बता दें कि 533 अरब क्या, मेरा ख्याल है कि 533 भी शायद रिकवरी ना हो सकी हो। हमने शार्क मछलियों को और मगरमच्छों को पकड़ा हुआ है, इससे ज्यादा तो कोई समुद्र में और मखलूक ही नहीं है जिसको हम पकड़ते। मुझे पता है छोटी मछलियां तो जाल से निकल जाती हैं। आपको एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में फर्क को रवा रखना है। प्री बार्गेन कानून में है, कई ममालिक के कानून में है। प्री बार्गेन नैब अपनी मर्जी से नहीं करता। बार्गेन में फाइनल ऑर्डर कोर्ट का होता है। नैब के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट एक लफ्ज नैब के ऑर्डिनेंस का देख चुका है। असफंदियार वली के केस में चंद चीजें जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन है? बाकी आप कोई भी अमेंडमेंट करें, लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट को उसको मुकम्मल इख्तियार है। पार्लियामेंट एक मुकद्दस अदारा है, पार्लियामेंट का मुकम्मल एहतराम करते हैं। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां शहरियों के जान और माल दोनों महफूज नहीं। लूटमार और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जहां 3 दिन में मुज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए भी लूट लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। शहरियों के माल के साथ जान भी गैर महफूज। 3 दिन में 2 शहरी मारे गए। जिया बग्गा रोड पर शहरी इरफान को डकैती के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल दुकान बंद करके वापस जा रहा था।
दूसरी वारदात भट्टा चौक के करीब हुई। नामालूम मुलजिमान ने फ्रूट खरीदते हुए ताजर से लूट मार की कोशिश की और साथ ही फायरिंग कर दी। जद में आकर ड्राइवर मंजूर जान से गया, जबकि ताजर अजहर मुख्तार शदीद जख्मी हो गया। कुछ करें इस मामले में, देखिए 2 से 3 दिन में 2 वारदातें होना और फिर कत्ल भी होना साथ। 13 जून को डाकुओं ने मांगा मंडी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वारदात की और हजारों रुपए कैश लूट लिया। चूंग में मोबाइल फ्रेंचाइज में दाखिल होने वाले मुलजिमान ने अमले और सार्फिन से नकदी और कीमती अशिया छीन ली। पुलिस का कहना है कि तमाम वारदातों के मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इंतहाई अफसोसनाक खबर फैसलाबाद से, जहां तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ हैं। यूसुफ चीमा, एक तरफ तो इन बच्चों के बारे में क्या पता चला, दूसरी जानिब ये खदशा भी है कि और बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ बताएं हम इस बारे में। देखिए, बिल्कुल ये नवाही इलाका है, शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर गांव था, जहां पर बच्चे जो हैं दोपहर के वक्त निकले हैं ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, और नहाने के साथ ही जहां पे गए हैं तो ट्यूबवेल बंद था। उसके बाद एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने एक तालाब बना रखा था तकरीबन 3 मरला की जगह के अंदर, जहाँ पे वो लोग पानी स्टोर करते थे और वहाँ से पानी ले जाकर अपनी जगह को सैराब करते थे। तब वो उन बच्चों ने इस तालाब का रुख कर लिया और इस तालाब पर आकर जैसे ही नहाना शुरू किया है तो इब्तदाई तौर पर जो आईना शायद बताते हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 2 बच्चे जो हैं वो अंदर डूब गए थे। इसके अलावा ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनके साथ और बच्चे भी मौजूद हैं। ताहम इब्तदाई तौर पर अभी तक जो है 2 लाशें यहाँ से निकाली गई हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। थोड़ी सुस्त रवि का शिकार रहा है, क्योंकि जो इंतजामिया के और जो बाकी जितनी भी मशीनरी थी उनको यहाँ पे आने का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जिसके बायस जो है अभी तक, यानी कि सिर्फ छोटा सा तालाब था, सिर्फ 3 मरला की जगह है, जिसके बायस जो है अभी तक यहाँ से पानी निकाला जा रहा था। हम अभी तक जो है कोई इस तरह के वर्षा के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हमारा अपडेट किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।